हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया की, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि मैं सबसे पहले एक स्टोरी आपको सुनाऊंगी, जिसमें आपको एक उसकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाएगी। बाद में मैं आपको अंदर का पढ़ाऊंगी। तो इसमें हम बात करते हैं ब्रिटिश रूल इन इंडिया की जर्नी की, जो 1773 से लेकर 1950 तक चली। एक कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका नाम था, जो बिजनेस करने आई थी, लेकिन धीरे धीरे पूरे इंडिया पर राज करने लगी। फिर आई ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, जो कि इसको कंट्रोल करने के लिए आई। न्यू न्यू लॉज लेके आए, इस सिस्टम लेकर आई, जिससे इंडिया का फ्यूचर बदला। और फिर हम आते एंड पर डायरेक्ट, जो कि 1947 के बाद इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया और 1950 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं ब्रिटिश रूल से, जो और रिपब्लिक ऑफ इंडिया तक की स्टोरी। फिर हम आते हैं, हम यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट, देखिए मैंने मार्क किया सबसे ऊपर, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ये 17 सबसे पहले 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया। ईस्ट इंडिया कंपनी इतना करप्ट हो गई, मीन्स जिसको ये देखिए, इसके बढ़ते हुए करप्शन एंड मिस गवर्नमेंट्स से परेशान होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो एक्ट लेकर आई, जिसके चलते क्या हुआ, वॉरेन हेस्टिंग को पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंदर कर दिया गया। एंड 1774 में सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस थे। तो चीफ जस्टिस जो है वो ये एलिजा इम्पे, ठीक है। फिर हम आते हैं यहाँ से 1786 की तरफ। 1786 पे जब हम आते हैं तो इसमें हम देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने उस टाइम। उनको वीटो पावर दी गई, ठीक है। वीटो पावर मतलब वो काउंसिल के डायरेक्शन डिसीजंस को स्पेशल केसेस में रिजेक्ट कर सकते थे। और कॉर्नवालिस ने एक सेपरेशन ऑफ पावर इंट्रोड्यूस किया। लाइक सोचो, फॉर एग्जाम्पल, अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बहुत पावरफुल हो जाता है तो क्या होता, करप्शन बढ़ जाता है ना। तो इसलिए अगर मैं एग्जाम्पल भी आपको देती हूँ, आप रियल लाइफ से रिलेट कर पाओ, ताकि आज भी अगर कोई आईएएस ऑफिसर या डीएम अपने एरिया में ज़्यादा पावरफुल हो जाए और किसी को कंट्रोल करने वाला ना हो, तो सिस्टम करप्ट हो जाता है। इसलिए सिस्टम गवर्नेंस को इम्प्रूव करने का एक अच्छा स्टेप था ये। फिर हम आते हैं ये 1813 में इस चैटर एक्ट पर, जिसमें हाँ आप ये देख सकते हैं, चैटर एक्ट लाया गया। इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दिया, लेकिन बट चाय पे कह रहे, टी एंड और चाइना ट्रेड जो था वो अभी भी कंट्रोल वो चल रहा था, वो खत्म नहीं हुआ था। एंड इसमें अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ, तो अगर आज कोई कंपनी पूरे पूरे देश का ट्रेड कंट्रोल करे तो क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, क्या होगा? मोनोपोली, मोनोपोली से कंपटीशन खत्म हो जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आज भी अगर रिलायंस या अमेजोन पूरे मार्केट को कंट्रोल करे, तो छोटे बिजनेसेस का क्या होगा? कंपटीशन खत्म बेटा, कंपटीशन खत्म हो जाएगा। इसलिए हम ये स्टेप को बहुत अच्छा स्टेप कह सकते हैं, लाइक गवर्नमेंट का ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली को लिमिट करने का। फिर हम आते हैं 1833 पर। ये है 1833। इसमें एक
चैटर एक्ट लाया गया। इस एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा गया। ठीक है, बन गया वो। तो और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लॉ मिनिस्टर, हाँ लॉ मेंबर ऐड किए गए, जिसमें जो सबसे पहले ऐड हुआ वो था मैकॉले। मैकॉले सबसे पहले ऐड हुआ। अगर आज किसी कंपनी को पॉलिटिकल कंट्रोल दिया जाए, ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल राइट नहीं दिया जाए तो क्या होगा? ठीक वैसा ही हुआ इनके साथ कि लाइक फिर यहाँ पे जब देखेंगे 20 ईयर्स तक सिर्फ रेवेन्यू राइट रहा, ये 1813 से। उसके बाद ये खत्म हो गया, सिर्फ इनके पास पॉलिटिकल राइट ही बचे। ठीक है, पॉलिटिकल वर्क, ओनली पॉलिटिकल वर्क्स। तो अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं, आज भी अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को हैंडल करे, लेकिन उसका लाइक जो भी बजट गवर्नमेंट कंट्रोल करे, तो सिस्टम ट्रांसपेरेंट रहेगा, है ना। ये कितनी अच्छी बात है। ये स्टेप था ईस्ट इंडिया का, लाइक इंडिया में सेंट्रलाइजेशन बढ़ाने का, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिया था। फिर आता है, हम आते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट 1858 में। ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसमें क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हुआ। ठीक है, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया बनाया गया। सोचो, अगर आज भी कोई कंपनी पूरे देश को कंट्रोल करे और फिर गवर्नमेंट उससे हटाए तो क्या होगा? हम्म आज भी अगर कोई प्राइवेट कंपनी रेलवेज या इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करे और गवर्नमेंट उसे हटाए तो क्या होगा? तो यही होगा, पब्लिक सर्विस बेटर हो सकती है इससे। ये सिस्टम था ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट कंट्रोल शुरू करने का। ठीक है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर जो कि ये है, आप मेरी स्लाइड पर देख सकते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इसमें क्या हुआ, लॉर्ड कनिंग ने वह पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसमें वॉइस रॉय को ऑर्डिनेंस इशू करने का राइट दिया गया, और जो कि आई थिंक 6 महीने तक वैलिड रहेगा। ठीक है, 6 मंथ तक वो वैलिड रहता। और इसमें क्या हुआ, हाई कोर्ट बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता में हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किए गए। एंड आज पोर्टफोलियो, अगर आपसे मैं क्वेश्चन करूं कि आज पोर्टफोलियो सिस्टम ना होता तो हर मिनिस्टर लाइक सब कुछ हैंडल कर सकता था? है ना, कर सकता था ना? नहीं, नहीं कर सकता था वो, बिकॉज कि अगर एक ही पर्सन को आप सारे सब चीज़ दे दोगे, वो घर का भी संभाले, वो बाहर भी संभाले, वो मार्केट भी देखे, सब कुछ देखे, वो वर्ल्ड कनेक्शन भी बना के रखे, लाइक इंटरनेशनल रिलेशन भी बना के रखे, तो वो नहीं हैंडल कर सकता है। तो इसी तरह से जो मिनिस्टर थे, किसी को हेल्थ मिनिस्टर बना दिया गया, किसी को एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया गया, किसी को ट्रांसपोर्ट हैंडल कर दिया गया। ये सारी चीज़ें इसको में सारी चीज़ें बांट दी गई, कंट्रीब्यूट कर दी गई, जिससे सारी चीज़ें सॉरी जिससे सारी चीज़ें अच्छे से चल सके, इफेक्ट ना हो। और फिर हम आते हैं 1892 पर। 1892 पर हम ये देखते हैं, 1892 पर इंडियन काउंसिल एक्ट, यहाँ पे पहले हम देखते हैं पहले इसको, फिर हम जाते हैं ऊपर। तो इसमें क्या था, इस एक्ट के थ्रू लेजिस्लेटिव मेंबर को बजट डिस्कस करने का राइट दिया गया। ठीक है, और पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड सवाल पूछने का राइट दिया गया।
क्योंकि अगर अब मैं फिर से क्वेश्चन करूं कि एमपीज को बजट डिस्कस करने का राइट ना होता, नहीं है, तो अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती ना। बिकॉज अगर एमपीज को बजट पर सवाल करने का राइट नहीं है, वो क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट कैसे अकाउंटेबल होगी। इसलिए ये स्टेप था इंडियंस को लिमिटेड पार्टीशन देने का। फिर हम आते हैं 1909 में, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में। फिर इसमें क्या होता है हम देखते हैं। मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स लाया गया, ठीक है, और कम्युनल इलेक्टोरेट्स इंट्रोड्यूस किया गया। और इसमें जो मैकडोनल्ड थे, मैकडोनल्ड ने इसे इनकम्प्लीट रिफॉर्म कहा, क्योंकि अगर सोचो कि अलग अलग कम्युनिटी में के लिए अलग अलग इलेक्टोरेट्स हो, तो क्या होगा, यूनिटी खत्म हो जाएगी बेटा, यूनिटी खत्म हो जाएगी अगर अलग अलग इतना डिवीजन हो गया, इंडिया में बढ़ गया तो इसलिए यहाँ पर हम आते हैं, कहते हैं कि इसलिए इन्होंने इनकम्प्लीट कहा, क्योंकि आज भी अगर कोई भी पार्टी सिर्फ एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए काम करे, तो देश का जो यूनिटी है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए इस रिफॉर्म्स को इनकम्प्लीट कहा गया था। फिर हम यहाँ पे कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मोन्टोगू यहाँ पर आया गया। मोन्टेगू ये जो भी है, तो इसमें क्या हुआ, डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। डायरकी मतलब कि मैं आपको कैसे समझाऊं, देखो डायरकी मतलब ये इंट्रोड्यूस हुआ जिसमें कि हम कहते हैं डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, ठीक है, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम वेयर द ब्रिटिश शेयर्ड सम पावर्स, कि आप इंडिया को भी शेयर कर दी सम पावर्स, वहाँ पे हम कहते हैं डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ 1919 में। और तो फिर हम आते हैं कहा सिविल सर्विसेज एग्जाम्स, इंडिया एंड इंग्लैंड में एक शुरू किया गया था, ठीक है, और साथ में शुरू किया गया था इंडिया में भी एंड इंग्लैंड में भी। तो सोचो अगर सिविल एग्जाम्स जो नहीं होते, और जो अगर मतलब हर जगह नहीं होते, सिर्फ दिल्ली में होते, तो क्या होता इस कंडीशन में, सोच के देखो। इस कंडीशन में ये होता कि सिर्फ काफ़ी सारे लोग ये अपॉर्चुनिटी नहीं ले पाते, और जो दिल्ली में है जो आ सकते हैं वही ले पाते, जो पुअर है विलेज के लोग वो नहीं ले पाते। बेसिकली कितने सारे लोगों को तो पता ही नहीं चलता इस एग्ज़ाम के बारे में। इसीलिए कितना अच्छा था कि ऑल ओवर इंडिया में इसको क्या किया गया। तो इसलिए फिर हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 में हम आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। तो इसमें क्या होता है, सॉरी, ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बात है। इसमें कई सारी चीज़ें देखिए, आप यहाँ पे लाइन से लाइन लिखी हुई हैं, ये सारी चीज़ें आई, ठीक है। बेसिकली मैं कुछ पढ़ा देती हूँ। फेडरल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुआ, डायरकी सिस्टम आया, प्रोविंसेस आए, और जिसमें कि ये बाइकैमरल लेजिस्लेचर आया, फेडरल कोर्ट आया, इस्टेब्लिश हुआ। तो ये सारी चीज़ें 8 चीज़ें आई। यहाँ पर नेहरू ने अपना एक लाइन कहा है, कार विद ब्रेक्स बट नो इंजन का। सोचो अगर कार में इंजन ना हो, लेकिन इंजन ना हो तो क्या होगा, कार चलेगी ही नहीं ना। लेकिन फिर हम एक एग्जांपल भी देते हैं इसका। अगर आज भी अगर कोई पॉलिसी बन जाए, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का सिस्टम ना हो, तो क्या होगा, पॉलिसी फेल, खत्म, कोई नहीं, बन गई, सिर्फ बन के पड़ी हुई है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है।
फिर हम आते हैं इसी तरह से पोस्ट इंडिपेंडेंट चार्जेस 1950 में। फिर 1947 में इंडिया को आज़ादी मिली और 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लागू हुआ। इसके थ्रू जैसे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को यूपीएससी रिनेम किया गया। इंडिया रिपब्लिक बना। सोचो अगर आज कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो क्या होता, हमारे फंडामेंटल राइट्स को कौन प्रोटेक्ट करता, बताओ। कौन, अगर कोई लॉ को वो वॉयलेट करता तो कौन फटकार लगाता। फॉर एग्जाम्पल अगर आज भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो फंडामेंटल राइट्स कैसे प्रोटेक्ट होते भाई, और सब कुछ कैसे होता। गलत कोई करता तो उसको पनिशमेंट कैसे दी जाती। ये सब चीज़ हमारा हाँ कॉन्स्टिट्यूशन करता है ना। अगर आपको कुछ भी, अगर आपको जानना हो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या काम करेगी, इसके फॉर्म्स क्या है, फंक्शन क्या है, तो कहाँ जाओगे आप, कॉन्स्टिट्यूशन में जाओगे। कॉन्स्टिट्यूशन बुक उठाओगे, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि जुडिशरी क्या करती है, कौन इसका इसके फॉर्म्स क्या है, ये कैसे वर्क करती है कैसे नहीं। ठीक है, तो हम आते हैं टू समराइज यहाँ ब्रिटिश रूल्स का। ठीक है, इसमें क्या होता है, रेगुलेटिंग एक्ट, मतलब समराइज करते हैं कि मतलब मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताती हूँ, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है वो सब मैं पॉइंट बाय पॉइंट जस्ट मेन पॉइंट बताती हूँ आपको, ताकि आप एक बार में समराइज कर सकें। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, वॉरेन हेस्टिंग पहले गवर्नर बने, गवर्नर जनरल बने। फिर चार्टर एक्ट आता है 1833 में, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल खत्म, ब्रिटिश क्राउन ने यह डायरेक्ट कंट्रोल लिया। फिर हम आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, डायरकी इंट्रोड्यूस हुआ। फिर हम आते हैं गवर्नर ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में, जिसमें फेडरल स्ट्रक्चर और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई। फिर हम आते हैं 1950, जिसमें इंडिया रिपब्लिक बना। ठीक है, एंड ये जर्नी थी ईस्ट इंडिया कंपनी से इंडिया तक की, लाइक इंडिया रिपब्लिक होने तक की, इंडिया के आज़ाद होने तक की, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने तक की। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।